हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर चौहान वंश की बात कर रहे थे। हमने चौहान डायनेस्टी को पढ़ना शुरू किया था और चौहान डायनेस्टी में हमने हमारे जो चौहानों के आदि पुरुष हैं, चौहानों के जो संस्थापक हैं वासुदेव चौहान के बारे में कुछ कुछ बातें हमने वहां पर पढ़ ली कि कहां से उन्होंने अपने चौहान वंश की शुरुआत की थी, किस प्रकार से चौहान वंश उनके बाद बढ़ता हुआ अजयराज चौहान तक पहुंच गया। तो जो अजयराज चौहान है, इनकी शासनावधि जो है वो 1113 ईस्वी से लेकर के 1133 ईस्वी तक क्या है इनकी शासन की अवधि थी। ठीक है, मतलब 1113 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 1133 ईस्वी में इन्होंने अपने पुत्र अरुणोराज के लिए गद्दी छोड़ दी। तो अजयराज चौहान जो हैं वो हमारी इस चौहान वंश की वंशावली के अंदर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि पहला प्रतापी शासक जो हमने देखा था वो तो हमारा वासुदेव चौहान हो गया, जिसने क्या किया, चौहान वंश की शुरुआत कर दी। अब जो महत्वपूर्ण शासक, जो दूसरा प्रतापी शासक हमारे सामने आता है वो कौन है? वो हमारा अजयराज चौहान है। अच्छा, अजयराज चौहान ने भाई ऐसा क्या किया? भाई अजयराज चौहान जो था, उस अजयराज चौहान के द्वारा हमारे अजमेर के अंदर, जैसे ये हमारा अजमेर का पहाड़ी एरिया हो गया, अजयराज चौहान ने क्या किया? अजयराज चौहान के द्वारा, जैसे ये हमारे अजमेर का एक पहाड़ी एरिया है, इस पहाड़ी एरिया के ऊपर इनके द्वारा क्या किया गया? इस पहाड़ी एरिया के ऊपर इस अजयराज चौहान के द्वारा एक किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अजयराज चौहान ने क्या किया? अजयराज चौहान ने यहाँ पर एक इस पहाड़ी एरिया पर किला बनवाया, उस पर अपना परचम लगा दिया कि हमारा परचम जो है वो बुलंद है। ठीक है, क्या बोला अजयराज चौहान ने? अजयराज चौहान के द्वारा अजमेर के अंदर जो पहाड़ी थी, जैसे पहाड़ी पर उनके द्वारा दुर्ग बनाया गया, उस पहाड़ी का नाम क्या था? तो ये जो पहाड़ी होगी जिस पर दुर्ग बनाया गया, उस पहाड़ी का नाम हो गया गढ़ बिठली पहाड़ी, या बिठली पहाड़ी बोले। गढ़ तो उसके ऊपर बन गया इसलिए गढ़ बिठली उसका नाम दिया। पहाड़ी का नाम क्या है? पहाड़ी का नाम है आपका बिठली पहाड़ी। जो चिड़िया करती है वो बीठ नहीं, सिमिलर वर्ड उसी के जैसा है, बीठ में ली और जुड़ गया, तो बिठली पहाड़ी क्या हो गया? उस पहाड़ी का नाम हो गया। ठीक है, बिठली पहाड़ी के ऊपर अजयराज के द्वारा एक दुर्ग बनवाया गया। चूंकि दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? पहाड़ी का नाम बिठली है। बिठली पर दुर्ग को क्या बोलते हैं? अपने राजस्थान में गढ़ बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया दुर्ग का? इस दुर्ग का नाम हो गया गढ़ बिठली। क्या नाम है? गढ़ बिठली दुर्ग बोल सकते हो आप। ये कौन से दुर्ग का एग्जाम्पल है? ये एक पर्वत पे बना हुआ दुर्ग है, ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है। ठीक है, तो जो पहाड़ी बिठली थी, इस बिठली पहाड़ी के ऊपर इनके द्वारा निर्माण किया गया गढ़ बिठली का। ठीक है, इसका दूसरा नाम कई नाम से जानते हैं, गढ़ बिठली बोल दो, या इसे तारागढ़ भी बोला जाता है। तारागढ़ क्यों बोलते हैं? तारागढ़ जो था वो इसलिए बोलते हैं कि एक बार जब क्या था कि हमारे मेवाड़ वंश के अंदर एक राजा हुए थे पृथ्वीराज, जिनका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया थे वो, जिनको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। एक बार उड़ना राजकुमार अपनी रानी तारा के साथ बैठकर ऊंट पर जा रहे थे। तो जब वो ऊंट पर जा रहे थे उस समय मेवाड़ के ऊपर, मेवाड़ का शासन अजमेर के ऊपर भी था। तो जब वो ऊंट पर बैठ के जा रहे थे और उस ऊंट का निकलना हुआ हमारे इस गढ़ बिठली के सामने से, तो तारा के द्वारा यह कहा गया कि यह दुर्ग जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तो इस जीर्ण शीर्ण दुर्ग की कंडीशन को आपके द्वारा मरम्मत करवाई जानी चाहिए। तो उस कंडीशन में उड़ना राजकुमार ने क्या किया? इस दुर्ग के मरम्मत का काम करवाया था। इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। किसके कहने पर करवाया था? अपनी पत्नी तारा के कहने पर करवाया था। इसीलिए इस दुर्ग का एक नाम और पड़ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? तारागढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। और क्या कहते हैं बच्चों इसे और क्या कह सकते हैं? और इसे कई नामों से जाना जाता है। गढ़ बिठली पहाड़ी किसका हिस्सा है? ये हमारी अरावली का हिस्सा है। देखो अरावली जो है, अरावली क्या है? अरावली जो है ये हमारे मध्य राजस्थान के अंदर जब पहुंचती है तो मध्य राजस्थान में अजमेर वाले एरिया से होकर पहुंचती है। यहाँ पर अरावली थोड़ी सी ऊंचाई कम है अरावली की। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वायु घाटियां भी बनी हुई दिखती हैं आपको। ठीक है, जो रेगिस्तान का प्रसार है, उस रेगिस्तान के प्रसार के अंदर ये मध्य अरावली का महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि रेगिस्तान का प्रसार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। और उसका मुख्य कारण क्या है? अरावली की ऊंचाई का कम होना। कुछ तो ऊंचाई कम है, कुछ हमारे खनन करता है जो आसानी से खनन कर करके ऊंचाई को और कम कर रहे हैं। ठीक है, तो यह जो अरावली है, इस अरावली के ऊपर ही इस गढ़ बिठली का निर्माण किया गया है। इसीलिए इस गढ़ बिठली को अरावली का अरमान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं?
इसे और कहते हैं आपका राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय या हार्ट ऑफ राजस्थान। क्यों कहते हैं भाई ऐसा? हार्ट की लोकेशन क्या है? हार्ट हमारी बॉडी के अंदर बाई साइड में होता है। जो हमारा स्पेस होता है बॉडी के अंदर बीच से निकलने वाला, उस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनल स्पेस। उस मीडियास्टिनल स्पेस में स्लाइटली लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट लोकेटेड होता है। तो जो हमारी अरावली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ गढ़बिठली दुर्ग है, अजमेर की लोकेशन में थोड़ी सी ऐसी ही लोकेशन है, लेफ्ट साइड में है स्लाइटली। इसी कारण से इसे राजस्थान का हार्ट या हार्ट ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और क्या कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया, इसलिए इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसे? इसके अलावा इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। जिब्राल्टर क्या होता है? जिब्राल्टर एक जल संधि है। जिब्राल्टर क्या है? जिब्राल्टर जो है वो एक जल संधि है। ये आपका हो गया यूरोप महाद्वीप, ये इधर आ गया आपका अफ्रीका महाद्वीप। इन दोनों महाद्वीपों के बीच में जो जल संधि है, उस जल संधि का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो यह जो जिब्राल्टर जल संधि है, इस जिब्राल्टर जल संधि के नाम पर ही इसे क्या कहा गया है? राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा गया है। तो अगर हम एक सुंदर सा डायग्राम बना लें ताकि हमारी क्या हो, समझने में इजी हो, हमें याद करने में इजी हो, तो बच्चों समझ लो कि ये आपका पहाड़ी एरिया हो गया। इस पहाड़ी एरिया के ऊपर हम बना लेते हैं एक दुर्ग बना देते हैं। ये आपका एक दुर्ग हो गया, ठीक है। और ये इसकी सर्वोच्च चोटी हो गई, ये पताका फहरा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया अजमेरू दुर्ग हो गया। वैसे नाम देख लेते, क्या क्या नाम दिए थे हमने इसके नाम दिए थे यहां पर अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग। और क्या नाम दिया था हमने इसे कहा था अरावली का अरमान, अरावली का अरमान। हमने क्या कहा था? राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहा था? तारागढ़। क्या कहा था? गढ़ बीठली। और क्या कहा था? राजस्थान का हृदय। तो कई नाम जो है इस अरावली के हमारे गढ़ बिठली पहाड़ी पर बने हुए। कौन सी पहाड़ी है? ये बिठली पहाड़ी है, जो किसकी है? अरावली की ऊपर प्रेजेंट है, अरावली की शाखा है या अरावली की पहाड़ी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि जो हमारी कहानी है, इस कहानी का जो कथानक चल रहा है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं, हमारे जो अजय राज की बात कर रहे हैं, तो अजय राज के द्वारा क्या किया गया? अजय राज के द्वारा गढ़ बीठली पहाड़ी के ऊपर एक गढ़ बनवाया गया, जिसका नाम गढ़ बीठली हो गया। और यह गढ़ बीठली जो है, इस गढ़ बीठली को ही कई नामों से, जैसे अरावली का अरमान बोल दो, अजय मेरू दुर्ग बोल दो, राजस्थान का जिब्राल्टर बोल दो, तारागढ़ बोल दो, तारागढ़ ये कहानी बता चुका हूं आपको मैं, और राजस्थान का हार्ट बोल दो या हृदय ऑफ राजस्थान बोल दो, कई नामों से जाना जाता है। अच्छा, जब अजय राज के द्वारा इस गढ़ का निर्माण करवाया गया, सिमिलर टाइम पे ही 1113 ईस्वी के अंदर उनके द्वारा सबसे पहले अजमेर बसाया गया था। अजमेर किसने बसाया? अजमेर अजय राज के द्वारा बसाया गया। तब से मैं कह रहा हूं आपको कि जब भी अजमेर देखोगे अजय राज को याद करोगे, क्योंकि अजय राज के द्वारा अजमेर बसाया गया था। और इनिशियल नाम क्या था वहां पर? इनिशियल जो अजमेर बसाया गया था, उस अजमेर के ऊपर प्रेजेंट बिठली पहाड़ी जो अरावली पर थी, उसके ऊपर इन्होंने गढ़ बीठली का निर्माण करवाया। यह जो गढ़ बीठली है, इस गढ़ बीठली के ऊपर सबसे अधिक लोकल जो आक्रमण हुए हैं वो यहीं पर हुए हैं। अगर हम बात करें, अच्छा लोकल आक्रमण की बात कर लेते हैं, जैसे सबसे अधिक आक्रमण कहां पर हुए? सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण कहां हुए? सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण जो थे वो कौन से दुर्ग पर हुए? हमारे इसी गढ़ बीठली दुर्ग पर सबसे अधिक स्थानीय आक्रमण हुए। सबसे अधिक आक्रमणों को झेलने वाला दुर्ग यही है राजस्थान का, जिसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेले। यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है इस गढ़ बीठली में? इस गढ़ बीठली में कई चीजें आती हैं, जैसे इस गढ़ बीठली में आपकी मीरन साहब की दरगाह है, मीरन साहब
की दरगाह इसके अंदर आती है। इसके अंदर आपके घोड़े की मजार आती है। घोड़े की मजार के बारे में फेमस है कि यहाँ पर जाओगे तो आपकी इच्छा जो होती है वो पूरी होती है नहीं होती है तो पता नहीं, लेकिन ऐसी एक मान्यता बना दी गई है। हमारे इतिहास के साथ यही बातें जोड़ दी गई हैं कि हम चीजों को किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम चीजों को कहानियों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम चीजों को किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, कविताओं के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम चीजों को जो लोगों के द्वारा भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जो लोगों के द्वारा कहानियां जोड़ी गई हैं, उनके द्वारा पढ़ते हैं, जिसके कारण से इतिहास का भी अपभ्रंश होता जा रहा है और एक्चुअल चीज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो जो मीरन साहब की दरगाह है वो यहाँ पर भी एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा और आपको यही आंसर भी देना है, तभी आप पास होगे, अदरवाइज पास भी नहीं हो पाओगे। तो आपको तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो मीरन साहब की दरगाह कहां पर है? मीरन साहब की दरगाह जो है वो अजमेर दुर्ग में है। मीरन साहब, इसके अलावा घोड़े की मजार कहां पर है? वो यहां पर है। इसके अलावा नानाजी का झालरा जो है वो कहां पर है? वो यहीं पर है। इसके अलावा रूठी रानी की छतरी, रूठी रानी की छतरी कहां पर है? रूठी रानी की छतरी जो है वो यहां पर है। और इसके अलावा पृथ्वीराज स्मारक जो है, पृथ्वीराज स्मारक भी यहीं पर। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है कि शाहजहां जो था, उस शाहजहां का एक पुत्र था। पुत्र शाहजहां के कई थे, 4 मैंने पुत्र थे, लेकिन एक पुत्र था उसका दारा शिकोह, जो बड़ा पुत्र था। तो उस शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का जन्म कहां हुआ था? उस दारा शिकोह का जन्म भी यहीं पर हुआ था। तो पूछ लिया जाए दारा शिकोह की जन्मस्थली, बोल सकते हैं कि जन्मस्थली, दारा शिकोह की जन्मस्थली भी क्या है? दारा शिकोह की जन्मस्थली भी यही हमारा अजयमेरु दुर्ग है। तो ये सारी के सारी जो आपको बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ये वाली सारी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाली सारी बातें भी क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बच्चों याद करनी ही करनी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। ठीक, फिर मत बोलना कि हमने बताया नहीं था। तो ये किसकी बात हो गई? ये बात होगी हमारे अजयराज की। और क्या किया अजयराज ने? हमने एक बात बोल दी कि 1113 ईस्वी के अंदर अजयराज के द्वारा अजमेर बसाया गया, अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और इस दुर्ग के निर्माण करवाने के साथ साथ क्या किया उसने? अजयराज का जो शासनावधि था 1113 से लेकर 1133 ईस्वी का ये शासनावधि था। इस शासनावधि के दौरान अजयराज ने चांदी के सिक्के भी चलवाए। अजयराज ने क्या चलवाए? अजयराज ने चांदी के सिक्के चलवाए। और अजयराज के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलवाए गए, उन सिक्कों पर उसने क्या लिखवाया? उन सिक्कों पर उसने अपनी पत्नी का नाम अंकित करवाया। क्या पत्नी का नाम था? पत्नी का नाम था, कहीं आपको सोमलवती मिलता है या कहीं आपको सोमलेखा मिलता है। ये क्या थे? ये अजयराज की पत्नी का नाम था। और जो चांदी के सिक्के अजयराज के द्वारा चलवाए गए, उन चांदी के सिक्कों को क्या बोलते हैं? उन चांदी के सिक्कों को एक नए पेज पे लिख लेते हैं। उन चांदी के सिक्कों को बोला गया श्री अजय देव, श्री अजय देव व अजय प्रिय द्रमस, अजय प्रिय द्रमस। ठीक है, उन चांदी के सिक्कों को क्या बोला गया? उन चांदी के सिक्कों को श्री अजय देव या वह अजय प्रिय द्रमस के नाम से उन चांदी के सिक्कों को जाना जाता है। किसने चलाए थे? अजयराज के द्वारा चलाए गए थे। अब अजयराज जो था, उस अजयराज के द्वारा अजमेर बसा दिया गया, इसलिए अजयराज महत्वपूर्ण शासक हो गया। अजयराज ने अजमेर बसाया। अजमेर बसाने के बाद में अजयराज ने आक्रमण भी किए थे अपने क्षेत्र विस्तार के लिए। उज्जैन पर आक्रमण किया था और वहां के शासक जो था नरवर्मन को परास्त कर दिया था। सेनापति जो सुल्हान था वहां का, उसको बंदी बना लिया था। और 1130 ईस्वी के आसपास क्या किया अजयराज ने? अजयराज ने 1130 ईस्वी के आसपास अपने जो पुत्र था, उस पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया था, लेकिन खुद प्रेजेंट था, इसलिए शासनावधि 1133 तक मानी जाती है। तो अजयराज जो था, उस अजयराज ने बाद में क्या किया? अजयराज ने उसके बाद में, पहले वाले क्या थे कि गद्दियां छोड़ देते थे, उन्हें क्या था कि शासन का इतना नहीं था, पहले सभी नहीं, 1-2 ही छोड़ते थे, बाकी तो सारे ही शासन प्रेमी होते थे। तो अजयराज ने क्या किया? सन 1133 ईस्वी में अपने पुत्र अरुणराज को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, 1133 ईस्वी में अरुणराज को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, और खुद तपस्या करने के लिए चला गया। ठीक है, अब गद्दी पर कौन बैठा है? अब गद्दी पर बैठा है अरुणराज बैठा है, जिसका एक नाम और था, जिसको हम आनाजी भी बोलते हैं। ठीक है, अरुणराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो
अरुणोराज गद्दी पर बैठा 1133 में अजय राज के बाद में। अब यह जो अरुणोराज गद्दी पर बैठा, इस अरुणोराज जुग के टाइम के ऊपर ही क्या हुआ, आनाजी बोला गया इसको, यानी कि आना सागर झील का निर्माण किसने कराया, तो आना सागर झील का निर्माण जो था वो इस अरुणोराज के द्वारा ही कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि यह जो आना सागर झील है, यह आना सागर झील क्यों बनवाई गई, इसलिए बनवाई गई कि अरुणोराज के द्वारा तुर्की की सेना का संहार किया गया। और जब अरुणोराज ने क्या किया, अरुणोराज ने, ऐसा कहा जाता है कि अरुणोराज के द्वारा तुर्क सेना जो थी उस तुर्क सेना का संहार किया गया। और जब तुर्क सेना का संहार किया तो बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, इतना खून खराबा हुआ कि धरती खून से रंग गई थी। तो उस खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए नाग पहाड़ जो है, उस नाग पहाड़ व तारागढ़ जो है, उस तारागढ़ के बीच के अंदर एक झील बना दी गई। क्या बना दी गई, एक झील बना दी गई। उस झील का नाम क्या रखा गया, उस झील का नाम रखा गया आना सागर झील। किसने बनाई, अरुणोराज के द्वारा या हमारे आना जी के द्वारा क्या बना दी गई, नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में एक झील बना दी गई। उस झील का नाम है आना सागर झील। क्यों बनाई गई, तुर्की की सेना का संहार करने के बाद में खून से रंगी हुई धरती के रंग को वापस साफ करने के लिए, वापस उजला करने के लिए क्या किया गया, इस आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, हमारे अरुणोराज के द्वारा। कौन सी नदी पर है यह झील, यह झील जिस नदी पर है उस नदी का नाम हमारी लूनी नदी है। कौन सी नदी है, लूनी नदी जो है, उस लूनी नदी पर इस, या उसको चंद्रा नदी भी बोलते हैं, तो लूनी नदी या चंद्रा नदी पर क्या है, इस झील का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा, हमारे अरुणोराज के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। यह जो आना सागर झील है, इस आना सागर झील के अंदर, हमारे इस आना सागर झील के अंदर तो नहीं, आना सागर झील के पास क्या हो रखा है, आना सागर झील के पास एक शाही बाग या दौलत बाग बना हुआ है। आप जाके देखोगे तो वर्तमान नाम चेंज कर दिया गया, आजकल उसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो इस शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण जो था वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। क्या किया गया जहांगीर के द्वारा, जहांगीर जो था, उस जहांगीर के द्वारा, जो हमारा एक शासक आया जहांगीर, उस जहांगीर के द्वारा क्या किया गया, जहांगीर के द्वारा हमारी जो आना सागर झील है, उस आना सागर झील के पास शाही बाग या जिसका नाम दौलत बाग भी है, दौलत बाग, शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, जहांगीर के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया, जहांगीर के द्वारा करवाया गया। किसके पास करवाया गया, तो हमारी आना सागर झील के पास करवाया गया। और ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां जो थी, उस नूरजहां की मां का नाम था अस्मत बेगम, और उस अस्मत बेगम के द्वारा यही के ऊपर इत्र का आविष्कार किया गया था। जो इत्र का आविष्कार अस्मत बेगम ने किया था वो कहां पर किया था, इसी शाही बाग या दौलत बाग में किया था। वर्तमान में क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, वर्तमान नाम इसका है आपका सुभाष उद्यान। वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम इसका हो गया सुभाष उद्यान। ये इसका क्या है, ये इसका वर्तमान नाम है। तो अस्मत बेगम के द्वारा यहीं पर इत्र का आविष्कार किया गया। और जो यह जो हमारी झील है ना, इस झील की पाल के पास एक बारादरी बनवाई गई हमारे जहांगीर के पुत्र के द्वारा। जहांगीर का पुत्र कौन था, जहांगीर का पुत्र शाहजहां था। तो यह जो जहांगीर था, इस जहांगीर का एक पुत्र आया जिसका नाम था शाहजहां। उस शाहजहां के द्वारा क्या कराया गया, उस शाहजहां के द्वारा इसी आना सागर झील के पास, आना सागर झील के किनारे पर 5 बारादरी का निर्माण करवाया गया। 5 बारादरी का निर्माण करवाया गया, निर्माण करवाया गया। ये सब के सब आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली उठ के आते हैं। ठीक है, तो बात क्या निकल के आई, यहाँ पर बात निकल के सामने आई कि अजय राज जो था वो तपस्या करने चला गया, आपके बीहड़ में चला गया, जंगल में कहीं भी चले गए होंगे अजय राज जी। लेकिन अजय राज जी के बाद में अरुणोराज जी गद्दी पर बैठे, और अरुणोराज जी ने क्या किया, अरुणोराज जी ने गद्दी पर बैठने के बाद में आना सागर झील, पहले तुर्क सेना का संहार किया, और तुर्क सेना का संहार करने के बाद में ऐसा बोला कि भाई भूमि जो थी वो गंदी हो गई थी खून के कारण से, तो उसको वापस उजली करने के लिए, उसको वापस से
चमकाने के लिए उन्होंने क्या किया, हमारे नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में एक नदी निकलती थी, लूनी नदी, उसके जल को रोक करके वहां पर एक झील का निर्माण करवाया, जिसको क्या नाम दिया गया, आना सागर झील का नाम दिया गया। इस आना सागर झील के पास एक बाग है जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जानते हैं। उसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। जब निर्माण करवाया गया था तब नाम था उसका शाही बाग या दौलत बाग, और वहीं पर नूर जहां की मां अस्मत बेगम के द्वारा इत्र का आविष्कार किया गया था। जो आप सेंट छिड़कते हैं, जो आप परफ्यूम लगाते हैं, उसका शुरुआत जो था वो अस्मत बेगम के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, जहांगीर का पुत्र है शाहजहां। शाहजहां किससे कम था, उसने क्या किया, उसने बोला कि पिताजी ने ये कराया तो मैं भी कुछ निर्माण कराऊं। उसने पिताजी की जगह पर एक और निर्माण करवा दिया, उसने 5 बारादरी बनवा दी। कहां पर, उसी आना सागर झील के पास। यहां तक क्लियर है बच्चों। तो ये बात आई हमारे अरुणोराज की। जो अरुणोराज था, ये अरुणोराज के समय में क्या हुआ, अरुणोराज के समय में अरुणोराज और जो चालुक्य राजा था सिद्धराज जयसिंह, इनके मध्य राज्य विस्तार के लिए मतभेद भी हुआ था। और सन 1134 ईस्वी में सिद्धराज जयसिंह ने क्या किया था, अजमेर पर आक्रमण कर दिया। क्या हुआ कि जो कहानी है छोटी सी सुन लो, कि जब अरुणोराज गद्दी पर बैठा, जब हमारा वर्तमान नायक अरुणोराज चल रहा है, तो अरुणोराज गद्दी पर बैठा, तो इस अरुणोराज के गद्दी पर बैठने पर एक राजा था चालुक्य, चालुक्य राजा था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सिद्धराज जयसिंह। चालुक्य सिद्धराज जयसिंह। इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ इसका विवाद हुआ। विवाद हुआ तो चालुक्य राज्य ने क्या किया, जो हमारा अजमेर था उस अजमेर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करेगा तो दूसरी तरफ से सेना लेकर कौन आएगा, अरुणोराज आएगा। दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। जब भीषण युद्ध हुआ तो अरुणोराज ने क्या किया, अरुणोराज ने इस युद्ध के अंदर इस सिद्धराज जयसिंह को हरा दिया। अरुणोराज क्या हो गया, विजयी हुआ। अब अरुणोराज जीत गया। जब अरुणोराज जीत गया तो संधि करनी पड़ेगी, भाई हार गए तो संधि करेगा। और पहले क्या था कि संधियां जो थी वो संधियां भी अपने साम्राज्यवादी विस्तार के लिए ही की जाती थी। तो क्या किया गया, जो हमारा चालुक्य राजा था उसकी एक पुत्री थी, इसकी एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था, उसका नाम था कांचन देवी। पुत्री का नाम था कांचन देवी। और इसने क्या किया, इसने अपनी इस कांचन देवी पुत्री का विवाह विजयी अरुणोराज के साथ कर दिया। इसने क्या किया, अपने इस जो रानी थी, अपनी इस पुत्री थी, इस पुत्री का विवाह अरुणोराज के साथ कर दिया। इस प्रकार अब अरुणोराज राजा हो गए, कांचन देवी उनकी रानी हो गई। ठीक है, इस अरुणोराज की एक खास बात और है, ये आपकी आना सागर झील है मान लो। ठीक है, इस आना सागर झील के पास क्या हो गया, यहां पर मान लो आपका क्या बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है, आपका शाही बाग बना हुआ है या दौलत बाग बना हुआ है। यहां पर आपकी 5 बाराहदरी है, 5 बाराहदरी है। तो यहीं पर इसके द्वारा एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। वह मंदिर किसका था, वह वराह मंदिर था। कौन से मंदिर का निर्माण कराया गया, इस अरुणोराज के द्वारा इस आना सागर झील जो थी, उस आना सागर झील के पास पुष्कर में इसके द्वारा इस वराह मंदिर का निर्माण कराया गया था। सॉरी माफ कीजिए, पुष्कर जो है, पुष्कर अजमेर में पड़ता है, उस पुष्कर में क्या किया गया, पुष्कर में इसके द्वारा एक मंदिर का निर्माण कराया गया। वराह मंदिर जो था, उस वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, इसी हमारे अरुणोराज के द्वारा वराह मंदिर का निर्माण कराया गया। अब अरुणोराज और कांचन देवी के विवाह से उत्पन्न संतानें 4, कितनी संतानें उत्पन्न हुई, इनके विवाह से 4 इनके सुपुत्र हुए। 4 सुपुत्र कौन कौन से हुए भाई, जो 4 इनके सुपुत्र हुए, उन सुपुत्रों के नाम है आपके जगदेव, उन सुपुत्रों के नाम है आपके विग्रहराज, उसके अंदर आपका शामिल है अपरांगे, और लास्ट आपका शामिल है सोमेश्वर। ये 4 क्या हुए, 4 इनके सुपुत्र हुए। ठीक है, सुपुत्र बोल रहे हैं फिलहाल, तो कोई सा कुपुत्र भी निकला इसके अंदर। कुपुत्र कौन सा निकला, कुपुत्र यहां पर निकला जगदेव। जगदेव क्या निकला, जगदेव कुपुत्र निकला। जगदेव, इस कुपुत्र ने क्या किया, इस कुपुत्र ने अपने पिताश्री की हत्या कर दी सन 1150 में। ठीक है, अरुणोराज और कांचन देवी के विवाह से 4 संतानें हुई। 4 संतानों को अरुणोराज को लगा कि ये संतानें सुपुत्र निकलेंगे, लेकिन एक कुपुत्र निकल गया। उस कुपुत्र ने क्या किया, सन 1150 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, पिता की हत्या कर देने के कारण से जगदेव चौहान क्या कहलाया, चौहानों में पितृहंता कहलाया। ये क्या कहलाया, ये चौहानों में
पितृहंता कहलाया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात कि विग्रहराज भी पुत्र था, लेकिन इससे पहले 3 विग्रहराज आ चुके थे, इसलिए इस विग्रहराज को विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने डिस्कस किया हमारे आना जी को, कि अजय राज गए, आना जी आए, आना जी ने क्या किया, आना सागर झील बनाई। कहां पर? हमारे अजमेर के अंदर ही। किस नदी के जल को रोक करके? लूनी नदी के जल को रोक करके। किससे युद्ध किया? चालुक्य राज सिद्धराज से युद्ध किया। युद्ध करके युद्ध में विजयी हुए और कांचन देवी से विवाह किया। हमारे पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आना सागर झील जो थी वो इसलिए बनाई ताकि तुर्कों के द्वारा जो खून पसीने से लथपथ भूमि थी, उस लथपथ भूमि को फिर से स्वच्छ कर दिया जाए, फिर से दूध की तरह सफेद कर दिया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। 4 सुपुत्र हुए, जगदेव, विग्रहराज 4th, अपरांगे और सोमेश्वर। एक निकला कुपुत्र जिसका नाम जगदेव। हत्या की अरुणराज की, और हत्या करने के कारण से चौहानों में पितृहंता के नाम से जाना गया। अब यह जो जगदेव गद्दी पर बैठा, तो इस जगदेव ने 1150 से लेकर 1153 ईस्वी तक गद्दी संभाली। तब तक होश संभाली विग्रहराज ने, और जैसे ही विग्रहराज ने होश संभाले, विग्रहराज ने होश संभालते ही जगदेव को वहां से बोला कि भाई अब तू पीछे हट जा, अब गद्दी कौन संभालेगा? यह विग्रहराज ही गद्दी संभालेगा। और विग्रहराज सन 1153 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1153 में विग्रहराज 4th गद्दी पर बैठा। इंपोर्टेंट शासक अभी विग्रहराज, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों विग्रहराज के बारे में, कि विग्रहराज कैसे इंपोर्टेंट है, क्या क्या काम किए इसने, वो सारा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको आज ही क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।